अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में हमारे साथ बाखबर सहाफ़ी हसन अयूब मौजूद हैं और आज हम फिर आपको जो अपडेट देंगे। लेकिन आज बहुत ही सनसनीखेज़ समाअत हुई आज सुप्रीम कोर्ट में। जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल है उसके मैटर पर आज एतज़ाज़ हसन साहब ने बड़ी जारहाना बातें की। बेंच की तरफ से बड़े दिलचस्प और मौजूद जैसे बंदियाल साहब की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स आए। उन्होंने 9 मई के हवाले से फ़ौज और अवाम के आमने सामने आने और बंदूकें तानने के बारे में बड़ी अहम बातें कहीं। वो हम सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आज जो तोशा खाना केस में जो फ़ैसला है वो भी आया है और वो फ़ैसला बड़ा दिलचस्प है और वो बड़ा कुछ इशारा दे रहा है कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जब समाअत की थी तोशा खाना केस में, तो उन्होंने खुद पीटीआई के वकील इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस साहब को कहा था कि आप परसों तक का टाइम ले लें ताकि कल हाई कोर्ट समाअत कर ले तो परसों हम आपको सुन लेंगे। लेकिन अब अचानक से जो उन्होंने फ़ैसला जारी किया है उस फैसले में उन्होंने कहा है कि ये बेंच, चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने उस फैसले में कहा है कि ये बेंच मुयस्सर नहीं होगा, इसलिए किसी और अवेलेबल बेंच के सामने ये केस लगा दें। यानी कि बड़े तरीके से उन्होंने इमरान खान साहब का केस अबेंडन कर दिया है और गुरेज किया है कि वो इमरान खान साहब के केस में कोई फ़ैसला मत दें। और ये शायद जस्टिस याहिया अफरीदी का इसमें शायद विजडम ये होगा क्योंकि ये एक सियासी नोयत का केस है और जब सियासी नोयत का केस होता है तो उसमें जब अदालत मुदाखलत करती है तो फिर बहुत ज़्यादा मड स्लगिंग होती है अदालत के ऊपर, जजेस के ऊपर, उनकी ज़ात पे कीचड़ उछाला जाता है। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने शायद उससे एहतियात बरतते हुए इस केस से अपने आप को और अपने साथी जजेस को बचाया है। लेकिन दूसरी तरफ आज जब मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस का जब समाअत शुरू हुई 6 रुकनी बेंच के सामने, तो एक तो ये हुआ कि शुरू में ही एतज़ाज़ हसन साहब रोस्टरम पर आके खड़े हो गए और उन्होंने जो अभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो अमेंडमेंट है वो पढ़नी शुरू कर दी। एतज़ाज़ हसन साहब की आवाज़ बहुत गरजदार थी और उन्होंने गरजते हुए कहा कि ये किस किस्म की कानून साजी कर रही है ये असम्बली, और हमारा जो घर होता है, उन्होंने कहा इन्होंने इख्तियारात दे दिए हैं कि ISI और IB किसी के भी घर पर रेड कर सकते हैं, ज़बरदस्ती दाखिल हो सकते हैं, वहाँ पे शूज़ ऑफ फोर्स कर सकते हैं और सब कुछ वहाँ पर कर सकते हैं। और इन्होंने अपना हुकूमत का वजूद ख़त्म करके कह दिया कि ये DGI से ही सब कुछ कर सकता है। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनाबे वाला अदालत को उन्होंने कहा कि मैं समझता था कि मेरा घर मेरा सबसे बड़ी महफूज पनाहगाह है, जहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा अपने घर में वक्त गुजारता हूँ, महफूज होता हूँ सबसे। अब मेरा घर भी महफूज नहीं होगा, वहाँ पर एजेंसियों वाले घुस रहे होंगे। इन्होंने ये कर दिया है, जिस पर मौजूद चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने पूछा कि एतज़ाज़ हसन साहब, हमने तो ये कानून अभी तक अखबारों में पढ़ा है, लेकिन क्या ये सेनेट से पास होकर कानून बन गया है या अभी बिल ही है? तो एतज़ाज़ हसन साहब ने कहा कि नहीं, जो कौमी असम्बली है वहाँ से पास हुआ है, लेकिन सेनेट में इस बिल के ख़िलाफ़ मज़ाहमत की जा रही है। जिस पर चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने कहा कि अच्छी बात है कि ये बिल अभी ज़ेर बहस है और जब तक ये बिल पास नहीं होता सेनेट से हम तब तक इसको नहीं देख सकते। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं 100 मोटो नोटिस लूँ इसके ऊपर, तो 100 मोटो नोटिस अब एक लार्जर बेंच फैसला दे चुका है कि चीफ जस्टिस अकेला 100 मोटो फैसला नहीं ले सकता। तो वो एक पूरा प्रोसीजर है, तो उसके मुताबिक ही देखा जाएगा। लेकिन पहले ये पार्लियामेंट को डिसाइड कर लेने दीजिए कि ये कानून बनता है कि नहीं। इसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का ऊपर दलाइल देने के लिए आए। इस मौके पर कुछ अहम रिमार्क्स दिए गए। मौजूद जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़ा अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि बुनियादी हकूक़ हैं किसी भी शहरी के, आइन ने जो यकीनी बना रखा है और आइन ने यकीनी बना रखा है कि एक शहरी से उसके बुनियादी हकूक़ रियासत चाह के भी नहीं ले सकती। किसी भी हालात में रियासत एक शहरी से उसके बुनियादी हकूक़ नहीं छीन सकती। तो मिलिट्री कोर्ट में जब उस शहरी को बुनियादी हकूक़ हासिल ही नहीं होंगे तो वो तो ऐसे ही है कि जैसे एक शहरी से उसके बुनियादी हकूक़ रियासत ने ले लिए। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जबकि मौजूद जस्टिस आयशा मलिक साहबा ने भी ये कहा कि जब आप कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट आर्टिकल 175A के तहत आता ही नहीं है, तो यानी कि वो अदालत ही नहीं है। जब वो अदालत ही नहीं है तो उसके अंदर एक सिविलियन कैसे ट्रायल हो सकता है? इसके बाद मौजूद जस्टिस बंदियाल साहब ने भी कहा कि ये तो ऐसा है कि जैसे एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम है मिलिट्री कोर्ट्स।
तो वो बताइए, वो आइन में कहाँ पे आपको इजाज़त मिलती है कि आप एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम भी चलाएं। इस मौके पर जो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान थे, उन्होंने अदालत को कहा कि हमने अदालत को कुछ यकीन दहानियाँ करवाई हैं कि इन लोगों को जो इनका ट्रायल होगा उसके ट्रायल के फ़ैसले को इस अंदाज में दिया जाएगा कि वो जुडिशल स्क्रूटनी आप लोग कर सकें उसकी। इसके अलावा इनको वकील का हक़ मिलेगा, इनको शहादतें रिकॉर्ड कराने का, इस तरह की उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें कहीं। और इस मौके पर एतराज़ एहसन साहब खड़े हुए और उन्होंने दोबारा से एक जज्बाती तकरीर की रोस्ट्रम पर आकर। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब, आप बताइए कि ये जो इनसे पूछिए, अटॉर्नी जनरल को कहिए कि बताएं हमें कि जो शख्स मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करेगा वो क्या फ़ौजी अफसर नहीं होगा यूनिफॉर्म वाला, और क्या उसका मुस्तकबिल हाई कोर्ट के साथ जुड़ा होगा या अपने आर्मी चीफ के साथ उसका कैरियर जुड़ा होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, क्लॉक इज़ टिकिंग, और ये क्लॉक सिर्फ हमारे या आपके जहनों में नहीं टिक टिक कर रही, ये कुछ और लोगों के जहनों में भी टिक टिक कर रही है। उनका इशारा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था। और उन्होंने कहा कि आपको तारीख ने एक मौका दिया है, आपके हाथ में एक टार्च है, आप उस टार्च से कौम की और इस मुल्क के सब लोगों की रहनुमाई कीजिए कि मुस्तकबिल का रास्ता उनके लिए क्या है। और इस मौके पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने फिर अदालत को कहा और उन्होंने कोट किया, उन्होंने कहा कि मैं जो बातें यहाँ पर यकीन दहानियाँ अदालत को करवा रहा हूँ कि ट्रायल नहीं होंगे, क्या क्या राइट्स हासिल होंगे इन 102 सिविलियंस को, वो मैं एडिटोरेट जनरल की तरफ से यकीन दहानी करवा रहा हूँ। और वो फ़ौज के वो अफसर होते हैं जिनके अंडर ये मिलिट्री कोर्ट्स और फ़ौज के कवानीन होते हैं। तो ये सब कुछ आज कमरा अदालत में हुआ। हमारे साथ हसन अयूब मौजूद है। सच एक जो चीज़ मैं भूल गया, आज मौजूद जस्टिस अमृता बंदयाल साहब ने एंड में एक बहुत अहम बात की। उन्होंने कहा कि हम यकीनी बनाएंगे कि फ़ौज कोई गैर आइनी काम मत करे, अगर करने की कोशिश करेगी तो हम रोकेंगे, लेकिन साथ ही आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 9 मई एक इंतहाई संगीन वाक़या था। इसमें फ़ौज की तनसीबात पर हमले किए गए और उन्होंने अपने बारे में कहा, उन्होंने कहा कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम आमने सामने आ जाएं। और आप देखिए उस दिन मियाँ वाली में मेराज के बेस में भी लोग दाखिल हो गए, दीवारें गिरा दी एयर बेस में मियाँ वाली के। उन्होंने कहा तो मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल ने भी एक और अहम बात की। उन्होंने कहा कि देखिए ये जो सब कुछ हो रहा है ये इसलिए हो रहा है, ये ट्रायल इसलिए हो रहे हैं कि उस दिन या तो फ़ौज के पास मौका था कि जब ये हजूम हमला आवर हुआ तो वो जदीद हथियारों से लेस थे, फ़ौजी एहलकार फायर खोल देते उनके ऊपर, गोली मार देते उनको, या ये मौका था कि वो जाते थाने में FIR कटवाते कि हमारे ऊपर हमला किया गया है। तो फ़ौज ने वो रास्ता इख्तियार किया कि ना सिर्फ अभी सद्देबाब हो बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी एक कानूनी रास्ता तय हो जाए ऐसी चीज़ों से निमटने का। तो अगर आप कानूनी रास्ते को भी रोक देंगे तो फिर मुस्तकबिल में फिर कोई और अगर ऐसा वाक़या हो तो कुछ सानिया भी जन्म ले सकता है। यानी कि उनका मतलब था कि फिर मुस्तकबिल में अगर अभी आपने ट्रायल करने की इजाज़त नहीं देंगे और लोगों की हौसला अफजाई होगी कि फ़ौजी तनसीबात पर हमला कर सकते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में फिर फ़ौज भी रद्द-ए-अमल वहाँ पर देगी और वो रद्द-ए-अमल गोली चलने की सूरत में हो सकता है, लाशें गिर सकते हैं। ये उनका इशारा साहब ने दिया था जी जी, जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन थे और वो गोली चला सकते थे, तो कहते हैं चलाते। हाँ, उन्होंने ये कहा कि चलाते, यानी कि हर जगह पर सैकड़ों लोग थे, यानी 200, 300, 250, 400 का जत्था तो मौजूद था ना। बिल्कुल। तो वो अगर वो मतलब वहाँ पर शूटिंग हो जाती, 15 स्पॉट हैं, ठीक है, 20-20 बंदा खुदा न खास्ता वहाँ पर डेथ हो जाती, तो मल्टीप्लाई करना। उन्होंने कहा 160 स्पॉट्स पे 4 घंटे में हमले हुए फौज की तनसीब नहीं है, 2 दर्जन स्पॉट्स हैं, यानी इतने हैं, 2 दर्जन है, चलो 24 कर दो, 20 कर लो, 15-20 स्पॉट्स थे। तो अगर मैं एग्जांपल कर रहा हूँ कि 15 स्पॉट्स के ऊपर ही, सब पर तो शूटिंग नहीं होनी थी ना, अगर 15 स्पॉट्स के ऊपर भी शूटिंग हो जाती और खुदा न खास्ता 20-20 लोगों की जब बात हो जाती तो 500-600 की डेथ टोल आपका आ जाता, तो ये क्या अच्छा साइन होता। और एजाज एहसन साहब फरमा रहे थे कि करते, चला देते गोली। और मैंने तो हाथ खड़े किए तो मैंने देखा चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे थे कि जनाब एजाज साहब हौसला करें, इतने जज्बाती ना हो। अच्छा, आज जो मेरे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है बैरिस्टर एजाज एहसन साहब से, हमेशा बड़ा शफकत से वो बात करते हैं, लेकिन उनकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी। वो जिस तरीके से आज इमोशनल हुए थे, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहे थे,
और जिस तरह की वो बातें कहाँ से उठाई उन्होंने बात, पहले आप सुबह जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से आए और अभी जो है वो सेंसस पर भी आ गए, फिर उन्होंने 14 मई के जो फैसले पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ उसका जिक्र भी कर लिया, फिर वो कहते हैं कि इस मामले को कंक्लूड करें, आप फ़ौरन हेस्ट में कंक्लूड करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी मुझे खुद नहीं अभी चीज़ें समझ नहीं आ रही, मैंने खुद चीज़ें समझनी है, तो मैं कोई हर बंदा आपकी तरह स्मार्ट नहीं होता, या मेरे दाएं बाएं जो जस्टिस मुनीब अख्तर की तरफ उन्होंने इशारा किया कि हर बंदा इतना जो है वो ब्लेस्ड नहीं होता विद अ शार्प माइंड, तो वो हमें भी चीज़ें जो हैं वो सीखनी है, समझनी है, कुछ चीज़ों का मुझे भी इस केस की समाअत के दौरान इल्म हुआ है, तो हमने भी समझ कर फैसला करना है। लेकिन वो एजाज हसन साहब ने आज लंबी चौड़ी तकरीर की जब सेकंड राउंड में, तो मैं सोच रहा था कि यार या एप्लीकेंट जो होता है या वो इन पर्सन होता है या उसको कोई रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो इस वेरी मच केस के अंदर इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लतीफ़ खोसा साहब। 15 मिनट अदालत ने सुना, जब एक्चुअली 15-20 मिनट जब कोई बंदा बात कर रहा हो तो एक तकरीर होती है, तो एजाज हसन साहब ने मेरे ख्याल से जो उनकी क्या उसे कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें जो वो तकरीर करते होते थे या झाड़ते होते थे, वो मेरे ख्याल से वो बड़े ज़ोर की उनको तकरीर आई भी थी, तो उन्होंने कहा जी कि आज मैं इस अदालत उज़्मा का जो रोस्टम है कोर्ट रूम नंबर 1 का 6 रुकनी बेंच के सामने मैं अपनी तकरीर की जो मुझे हुई हुई है ना फ्रस्ट्रेशन, वो मैं निकालूँ। तो उन्होंने पूरी तकरीर की, कहीं रोका भी नहीं गया उनको, और बड़े पेशेंटली चीफ जस्टिस ने, जस्टिस मुनीब ने, जस्टिस इजाजुल हसन ने खामोश। मैंने सिर्फ देखा कि जस्टिस याह्या अफरीदी वो 2 मरतबा आगे हुए, फिर उन्होंने देखा कि कोई जज नहीं बोल रहा तो वो भी खामोश हो गए। बिल्कुल उनके चेहरे पर एक बेचैनी, चेहरे पर बेचैनी थी, माँ सवाए थोड़ी सियासी तकरीर हो रही है। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के किसी के भी ये जो है ना वो अल्फाज नहीं बोले, आई डोंट नो कि वो एक जो है उनके कानों को ये उनकी अल्फाज अच्छे लग रहे थे, म्यूजिक टू द ईयर्स, म्यूजिक टू ईयर था, या वो मतलब वजह क्या थी, वो खामोश क्यों रहे, बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया। आम कोई देखे ना, ये कहते हैं जी कि इस अदालत की नज़र में हर बंदा जो है ना वो बराबर है, तो या वकील रिप्रेजेंट करता है या वो बंदा इन पर्सन होता है। ये नहीं होता कि जी इन पर्सन भी बंदा पूरी तकरीर पहले कर ले और उसके बाद फिर उसका वकील भी आ जाए। फिर खोसा साहब आ गए, फिर खोसा साहब ने अपने जो है ना वो जो है वो अपने एतराज़ात जो अटॉर्नी जनरल के दलाइल के हवाले से थे वो भी पेश कर दिए। तो ये आधा तीतर आधा बटेर कर देते हैं यहाँ पर, वो मुझे ये समझ से बालत आ रहा है। मुझे अफसोस हुआ कि कम से कम चीफ जस्टिस को उनको इंटरप्ट करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि जी आप लोग तनकीद करते हैं, अब तनकीद करनी बनती है ना यार, जब आप एक आम आदमी के लिए आपका रवैया और है और इनके लिए ख़ास लोगों के लिए रवैया आपका और आ जाता है, तो फिर हमारे भी सवालात उठते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, दोहरा मेयार हो गया ना, दोहरा मेयार है ना। तो हमारा जो इस्लाम है ये इस्लाम भी की और कुरानी आयत, काजी तो दोहरा मेयार कर ही नहीं सकता, वो तो तराजू कहते हैं इसलिए कि वो बराबर होगा। मसावात कहता है जी, इस्लाम भी जो एक आपको सबक देता है वो मसावात का सबक देता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में जो मसावात का सबक था वो छुट्टी पर था। अच्छा हसन, एक और मामला भी जो चल रहा है वो है तोशा खाना का। याह्या अफरीदी साहब का आपने जिक्र किया ना, तो वो क्या मैंने कल ट्वीट भी किया था, आपको याद हो कि मैंने ट्वीट किया था कि मुझे लगता है कि इमरान खान का जो प्रेशर है वो काम दिखा गया कि एक तो जो इनकी एप्लीकेशन थी, क्योंकि ऑलरेडी कोई ऑर्डर था नहीं हाई कोर्ट का, तो नोटिस तो दूर की बात है, इसको फ़ौरन ही डिसमिस करके उसको बाहर फेंकना चाहिए था। लेकिन वो इमरान खान का या उनके ट्रोल्स का ऐसा प्रेशर होता है पीटीआई के कि वो बड़ा जो है ना वो उसका इम्पैक्ट होता है जजेस के ऊपर, माने ना माने। हालांकि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बड़े एक अच्छे जज हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कल मैंने देखा कि अंडर प्रेशर थे। अच्छा मज़े की बात यह है, अभी उन्होंने हुक्म इम्तनाई नहीं दिया, लेकिन इनकी जो एप्लीकेशन थी वो काबिल समाअत नहीं थी, उसके ऊपर वो उन्होंने नोटिस भी कर दिया और कल के लिए यानी आने वाले कल के लिए 4 तारीख के लिए वो ऑर्डर भी कर दिया जी डे आफ्टर टुमारो हम इस केस को जो है वो फिक्स करेंगे। तो हम बाहर निकले तो मुझे एक तहरीक इंसाफ के वकील हैं, अब वो ना पूछेगा कौन वकील हैं, आप जानते हैं उनको, तो हैं वो साफ़ी नुमा वकील, लेकिन वकील मैं उनको कहता हूँ, बात मैं गोल मोल करता हूँ। तो वो कहते हैं जी कि ये एएनपी के जज हैं जी एएनपी के जज है, यही है सब, तो एएनपी के जज हैं। मैंने कहा जी उनकी रिश्तेदारी ज़रूर है होती फैमिली से, जो मेरे भी इल्म में है, लेकिन उनकी यानी बात ये है कि उन्होंने सिर्फ हुक्म इम्तनाई नहीं दिया, तो इस पर वो भी एएनपी के वकील थे। अगर वो इनकी एप्लीकेशन डिसमिस कर देते तो फिर एक ट्रेंड आ जाना था लंबा चौड़ा जस्टिस याह्या अफरीदी के, और वही प्रेशर ने काम दिखाया और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा जी कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, किसी और बेंच के सामने ये मामला फिक्स कर दें। तो उनको बेसिकली उन्होंने अपने दामन पर छींटे गिरने से बचाए, जो गंद इन्होंने उछालना था। बात ये है कि गंद उछालना था तो फिर प्रेशर तो नहीं लेना ना आपने, आप जज हैं,
आपको मुझे कम से कम ये गिला तो उनसे ये बनता है कि जिस तरह हम देखते हैं कि बाकी लोगों की आप नोटिस नहीं करते और एप्लीकेशन डिसमिस कर देते हैं, तो मोहतरम आपको भी इतनी करेज दिखानी चाहिए थी कि आप उसको जो है उठाकर बाहर फेंकते, डिसमिस करते हैं एप्लीकेशन। उन्हें कहते हैं कि जी जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो आप फ्रेश ग्राउंड के साथ दोबारा जो है वो रुजू करें। अभी ऑर्डर कोई नहीं हाई कोर्ट का, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा हसन, आज जो नीचे जो इमरान खान साहब के केस के फाइनल आर्गूमेंट्स होने जा रहे हैं, इसमें क्या आपके पास खबर है, क्या हो रहा है? खबर क्या होगा जी, ये तोशाखाना केस कब से हम कवर कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से कवर कर रहे थे। अब देखिए इनकी पोजीशन एडमिटेड है, जो इमरान खान साहब का डिफेंस है वो अली ज़फ़र साहब ले चुके हैं इलेक्शन कमीशन में। उसमें एडिशनल कोई चीज़ अगर वो डालना भी चाहें तो उस स्कोप से बाहर ज़्यादा नहीं निकल सकते ख्वाजा हारिस साहब। तो इसीलिए ख्वाजा हारिस साहब ने उस मामले में सारा टेक्निकल खेला। अभी तक केस को तो उन्होंने सही तरह आर्गू किया ही नहीं है। वो कभी कहते हैं जी कि ये जो है जुरिसडिक्शन का इशू है, कभी कहते हैं ये मामला है। हाई कोर्ट में आज केस टेकअप हुआ है ना, जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं वो उन्होंने जो है अंदिया भी दे दी है कि वो 5 बजे तक इसके हवाले से अपना ऑर्डर दे देंगे। तो अभी ट्रायल कोर्ट में तो जो आखिरी दलाइल हैं, हतमी दलाइल, वो शुरू हो गए हैं इलेक्शन कमीशन के वकील ने। तो मोस्ट लाइकली आज फैसला महफूज हो जाएगा इसका तोशाखाना ट्रायल का। लेकिन वो जब तक जुरिसडिक्शन तय नहीं करते तब तक मेरे ख्याल से जो ट्रायल कोर्ट है वो उस पर अपनी जजमेंट अनाउंस नहीं करेगी। लेकिन अगर एक दफ़ा जजमेंट अनाउंस होगी और हाई कोर्ट से डिसीजन आ गया, अगर सपोजली वो कहते हैं कि जुरिसडिक्शन का जो आपकी एप्लीकेशन है वो डिसमिस होती है, तो उसके बाद तो ही इज़ फ्री। और फिर उसके बाद अगर वो फैसला दे देते हैं, जजमेंट अनाउंस कर देते हैं, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी एप्लीकेशन है तो इन्फ्रक्शंस हो जाएगी। वो तो हाई कोर्ट तक है कि हाई कोर्ट ने अभी तक फैसला नहीं दिया, उसका ट्रायल के ऊपर कोई असर नहीं है। तो ट्रायल कोर्ट के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल बनेगा वो हाई कोर्ट का बनता है, ना कि सुप्रीम कोर्ट का। अगर सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द वे जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने पास देती है तो फिर मुल्क में 5 हाई कोर्ट्स हैं, फिर 4 सूबों की हाई कोर्ट्स का मामला भी आएगा। और मज़े की बात यह है कि 5वां जो है ना वो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट जो है जीबी वाले, वो भी हो सकता है इस चक्कर में आ जाया करें। तो ये भी हो सकता है। फिर आप क्योंकि आप उनके केसेस भी सुनते हैं ना जी, सुप्रीम जो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान वाली, वो ले केसेस भी सुनते हैं। तो फिर आप ये देख लें कि कौन सी विंडो ओपन करने जा रहे हैं। और एक चीज़ और हसन, अब एक जो पीटीआई का जो एक प्रोपेगेंडा झूठा निकला जो उन्होंने चलाया कि वो जज दिलावर हमायूं दिलावर के जो पोस्ट हैं फेसबुक के, वो एफआईए ने इंक्वायरी की और वो कल रिपोर्ट सबमिट कर दिया उन्होंने, ठीक है, कि वो हमायूं दिलावर साहब के कोई फेसबुक पोस्ट नहीं थे, उनकी पूरी प्रोफाइल का एफआईए ने जायज़ा लिया, फ्रांजिक किया पूरा। अब चीज़ ये है कि ये बड़ी टाइमिंग अहम है कि अब जब जज की ट्रांसफ़र का ग्राउंड तो सिर्फ यही था पीटीआई के पास कि आप इस जज को ट्रांसफ़र करें, ये हमारे बारे में बायस रखता है, पोस्ट करता है फेसबुक के ऊपर, वो ग्राउंड ख़त्म हो गया। तो इट मीन्स वो एप्लीकेशन तो ऑटोमेटिकली अब उड़ जाएगी, उसमें तो अब पीटीआई को कैसे एंटरटेन किया जाएगा? उसमें बात यह है कि एंटरटेनमेंट तो दूर की बात है, जिसने ये फॉर्जरी की है, जिसने एक जज को स्कैंडलाइज किया है, जिसने एक जज की तज़दीक की है, जिसने एक जज को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की है, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। क्या वो दूध से धुला हुआ है कि इल्ज़ाम लगा दो जी ठीक है जी वो क्लियर हो गया? बस क्यों क्लियर हो गया? क्लियर तो वो हो गया है, तो जनाब आप क्लियर नहीं है ना, आपके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बावजूद कल पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वो जिसमें वो रिमूव किया हुआ था 2014 के 1 को, और वो किसी ने शेयर करके आपको टैग कर लेना, पुरानी जो फेसबुक का था ना, इस तरह था कि मैंने अगर आपको टैग कर दिया है और मैं अपनी चीज़ जो है वो डिलीट कर देता हूँ तो आप टैग हुए में हैं, तो उसमें क्या उसे कहते हैं कि वो ऐसे शो होगा कि जैसे वो आपकी पोस्ट है। बिल्कुल, वो जैसे वो आपकी पोस्ट है। तो वो इस तरह का उन्होंने बेसिकली 2 नंबरी की हुई थी, जो पुरानी जो चीज़ें उन्होंने उठाई थी, और उसके ऊपर जज को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है। उनकी फ़ोटोज़ जो है वो शेयर की हैं, जैसे उन्होंने पिछले जो एडिशनल सेशन जज साहब के साथ, ज़फ़र इकबाल साहब के साथ किया था, वो अंडर प्रेशर आ गए थे। अब दोबारा वही है हमायूं दिलावर साहब के साथ किया। हिसाब नहीं देना, जज पर हमले करके जज को अंडर प्रेशर करना है। यार करते हैं ना यार, करते हैं, लेकिन वो ये तो इनका वारदाती तरीका, वारदाती ये है यार। ये जज तो दूर की बात है, इन्होंने जनरल बाजवा के साथ थोड़े किए, प्रेशराइज़ किए, कभी उसको जानवर का, कभी उसको मीर सादिक मीर जाफ़र का, कभी उसको गद्दार का, कभी कैसी बातें की। और फिर एक टाइम पर तो उन्होंने ये भी कहा था ना कि जो लोग पीटीआई को छोड़ रहे हैं उनके बच्चों के कल रिश्ते नहीं होंगे। ये तो चेयरमैन तरीक़न साहब ने जो है ना ये बात फरमाई थी। तो इस किस्म के इनके रवैये हैं, ये क्या कहते हैं, आंखें दिखाते हैं, अगले बंदे को दबाते हैं, और हर बंदा इन ट्रोल्स के सामने खड़े होने वाला नहीं होता। इवन के इनके ट्रोल्स का प्रेशर तो यार ये अदालत भी लेती रही है।
देखिए वो जो आपने देखा था वो यूके की वीडियो जिसमें जजेस जो थे जिन्होंने कासिम सूरी की उसको जो है वो कलअदम करार दिया था, तो उसको रूलिंग को उनके चेहरों पर जूते मार रहे थे वो वीडियो, पीटीआई के सपोर्टर्स यूके में। हाँ जी, सपोर्टर्स यूके में, तो उसके ऊपर तो कोई नोटिस नहीं हुआ, ठीक है। फिर जो यहाँ पर 25 मई को जो आग लगाई गई इस्लामाबाद के अंदर, ब्लू एरिया के अंदर, वो साइड पर जो बुशेस वगैरह थी उन पर आग लगाकर जनाब एक ऑर्डर वायलेट किया, आगे जलाओ गिराओ किया, मेट्रो स्टेशन के ऊपर पथराव किया, लोगों की जो है ना वो सरकारी चीज़ें तबाह की। वो सब करने के बावजूद आज भी हर फैसला इन्होंने कंक्लूड करना है, लेकिन 25 मई वाला केस टेकअप नहीं कर रहे अभी तक। और दिन कितने रह गए हैं जी, दिन कितने रह गए हैं? वो इंशाल्लाह कभी 15 सितंबर को आपकी इधर आप कहते हैं ये हुकूमत जा रही है, असेंबली की मुद्दत ख़त्म हो रही है, टाइम नहीं है, डिसाइड करें आप उस पर बताएं कि आप अपील दे रहे हैं नहीं दे रहे, हाई कोर्ट की में अपील दे रहे नहीं दे रहे। तो यहाँ पर जनाब आपकी भी जो है ना वो मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है। अब आप भी डिसाइड करें ना 25 मई को, क्यों नहीं डिसाइड कर रहे? देखें अब जो समझ रहे हैं ना आप कि उनको रिलीफ नहीं दिया जा रहा है पीटीआई को, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज भी पीटीआई को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन उसका तरीक़ाकार बदल गया है। अच्छा हसन, आखिर में इमरान खान साहब जेल जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं जेल जा इसी तोशाखाना में, कितने अरसे के लिए और क्या? 3 साल के लिए। वो जो 6 साल कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, 3 साल 2 से 3 साल की है। और मज़े की बात ये है डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम होगी? नहीं 5 ईयर्स ना, अब तो डिस्क्वालिफिकेशन लाइफ टाइम ख़त्म हो गई है। ठीक है। अगर देखिए डिस्क्वालिफिकेशन उनकी इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद, इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब लाइफ टाइम की डिस्क्वालिफिकेशन तो है नहीं, ये 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है। लेकिन लगेगी 62(1)(f) नॉन डिक्लेरेशन का ना, नॉन डिक्लेरेशन का 62(1)(f) भी हो सकता है और दोनों हो सकती है, 63 भी लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो उनके रिटर्न्स हैं और फिर उनके जो इलेक्शन कमीशन में गोशवारे हैं वो आपस में उनमें पहले दिए, एक जगह दिए दूसरी जगह नहीं दिए। तो एक जगह उन्होंने सच बोला है और एक जगह उन्होंने झूठ बोला है, ठीक है। एक जगह तो वो झूठे हैं ना, तो जब एक जगह झूठे हैं तो वो भी उनके पास 63 भी लग सकती है। तो इमरान खान साहब की जो सियासी कब्र है, सियासी कब्र, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, उनकी जो सियासी कब्र है वो इस टाइम जो पहली कब्र है वो तोशाखाना केस है, सेकंड वाली जो है वो साइफर वाला मामला है, वो साइफर वाला काम मामला भी कोई लंबा नहीं चलेगा, और तीसरी उनकी सियासी कब्र जो है ना वो 9 मई है, और लेकिन वो भी इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो चौथी है जिसमें अलकादर वाला आप समझ रहे हैं वो थोड़ा सा वक्त लगेगा, इट बी इस टाइम कंज्यूमिंग, वो टाइम लगाएगा, वो इससे पहले कंक्लूड होती नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन जो है 3 आपको इलेक्शन से पहले कंक्लूड नज़र आ रही है? 100%, ठीक, 100%। यानी कि हसन अयूब साहब खबर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब इलेक्शन से पहले 3 केसेस में कन्विक्टेड होंगे, जेल जाएंगे, सज़ा होगी, जबकि जो चौथा केस है अलकादर वाला वो टाइम लेगा। और तोशाखाना की जो हसन अयूब साहब की जो खबर है वो है कि 3 साल के लिए इमरान खान साहब जेल जाएंगे। क्यों ये कोई ये कहते हैं ना फीड भाई, हमने जो है ना सालों गुजारे में इन अदालतों में, ये केसेस देखते हैं, केसेस का पता होता है कि ये केस का क्या डिसीजन आने जा रहा है। 2+2 4 मैथ है, और उस मैथ को देखते हुए जो मेरा एनालिसिस है, खबर नहीं है ये स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, इट्स माय एनालिसिस। तो वो एनालिसिस कहता है कि इनमें ये होगा, क्योंकि जो तोशाखाना में एडमिटेड पोजीशन है, साइफर में उनका अपनी एडमिटेड पोजीशन है, उन्होंने लहराया, उन्होंने कहा जी मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो यकीन नहीं कर रहा ये देख लो मेरे हाथ में है। दूसरी बात ये आ गई, और तीसरा जो बता रहा हूँ 9 मई वाला, उसमें जो एविडेंस है वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात कर रहा हूँ कि वो एविडेंस ऐसा मौजूद है जिनकी उनमें अपनी जो पार्टी के लोग हैं जिन्होंने बयान दे दिए हैं कि इमरान खान साहब ने जूम मीटिंग के अंदर ये अहकाम दिए थे, और ये बताया था 1 साल से प्लानिंग हो रही थी कि अगर ये हुआ तो आप लोगों ने इन जगहों को टारगेट करना है, तो वो उसके प्लानर थे। तो वो प्लानर की वजह से इसलिए उनका केस ATC में चलेगा, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलेगा। ये बात है। हसन ने ये भी खबर दे दी कि इमरान खान साहब का केस अब मिलिट्री कोर्ट नहीं बल्कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में चलेगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।